स्वागत है आपका पुनः सुप्रीम अनुष्का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रत्नाकर मिश्रा आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूँ और एक टॉपिक लेके आया हूँ और वह टॉपिक है अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक। इससे भी एक या दो प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज बात करते हैं अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक। किन वर्णों को अनुनासिक कहा जाता है, किन वर्णों को अनुस्वार कहा जाता है और किन वर्णों को निर्नुनासिक के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या परिभाषा है, परिभाषा से संबंधित इससे प्रश्न आते हैं। अनुनासिक की क्या परिभाषा, अनुनासिक वर्णों को कैसे पहचाने। तो दोस्तों, अनुनासिक किन वर्णों को कहा जाता है, तो इसकी अगर परिभाषा देखी जाए तो अनुनासिक कौन से वर्ण, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने में नाक तथा मुंह दोनों से हवा या दोनों से सांस या वायु निकलती है तथा उच्चारण में इनके लघुता होती है। जिन वर्णों को उच्चारण करने में लघुता का आभास होता है, ऐसे उच्चारणों को अनुनासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। और इन उच्चारणों में एक खास बात होती है कि प्रत्येक अनुनासिक वर्ण में अर्धचंद बिंदु का प्रयोग होता है। अर्धचंद का नहीं, अर्धचंद बिंदु का प्रयोग होता है। इसका चिन्ह ये होता है। और इन वर्णों की रचना कैसी होती है, जैसे दांत, गांव, आंगन। देखिए, सभी शब्दों में या सभी वर्णों में अर्धचंद का प्रयोग हुआ है, जिससे यह वर्ण अनुनासिक की श्रेणी में आता है। वही दूसरी बात, अनुनासिक में कभी कभी पंचाक्षरों का भी प्रयोग होता है। पंचाक्षर क्या होते हैं, पंचाक्षर को देखने जैसे कहा जाता है कि अनुनासिकता के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिकता के आधार पर वर्णों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, और वो दो भाग कौन है, यही अनुनासिक और निर्नुनासिक है। निर्नुनासिक। अब अनुनासिक का तो एक प्रयोग अर्धचंद बिंदु से होता है और इसकी परिभाषा नाक और मुंह से, अर्थात नाक और मुंह से जब दोनों से सम्मिलित रूप से वर्णों को उच्चारण किया जाएगा और उनमें अर्धचंद बिंदु का हम प्रयोग कर देंगे तो निश्चित रूप से अनुनासिक हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे अर्धचंद बिंदु न होकर के उनमें अनुस्वार का प्रयोग होता है, लेकिन अनुस्वार नहीं, उसे पंचाक्षर कहा जाता। और पंचाक्षर किन्हें कहा जाता है, पंचाक्षर वे होते हैं जो नासिक वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। नासिक वर्ण का मतलब स्पर्श व्यंजनों में जो नासिक वर्ण होते हैं, जैसे अंगम, अण, इयं, न और म। जब यही वर्ण किसी भी व्यंजन के ऊपर या किसी भी वर्ण के ऊपर अनुस्वार के रूप में प्रयोग होते हैं, किसके रूप में, अनुस्वार के रूप में, तो वही अनुनासिक वर्ण बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं, जैसे देखिए यहाँ पर गांव लिखा है, आंगन लिखा है, दांत लिखा है, लेकिन इनके लिखने की मानक हिंदी में इनका प्रयोग भी है। जैसे दांत ऐसे भी लिखा जाता है, गांव ऐसे भी लिखा जाता है और आंगन ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों सूत्र। यहां पर द वर्ण के ऊपर अनुस्वार यानी पंचाक्षर का प्रयोग, जैसे कंठ होता है। ये देखिए कंठ में अड़ा आ गया, यानी ये आधा जब होगा तो अनुस्वार में चला जाएगा और यही अनुस्वार में जब चला जाता है तो वही अनुनासिक हो जाता है। जैसे चोंच होता है, यदि चोंच ऐसे, जैसे चंचु होता है, चंचु, चंचु ऐसे ही लिखा जाता है यहाँ लगा करके, तो ये सब क्या हो जाएंगे, अनुनासिक वर्ण हो जाएंगे। और अनुनासिक को ही हिंदी व्याकरण में पंचाक्षर के नाम से जाना जाता है। अब पंचाक्षर किन्हें कहा जाता है, इनको कहा जाता है। इस पर व्यंजनों में ये नासिक वर्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं अनुस्वार किन्हें कहा जाता है, जिसके उच्चारण में केवल नाक से सांस निकलती है, केवल नाक से, ऐसे वर्णों को ही अनुस्वार कहा जाता है। जैसे संगम लिखना, अंक लिखना, अंग लिखना, पंच लिखना, ये सब अनुस्वार की श्रेणी में आते हैं। वही बात करते हैं निर्नुनासिक कौन होते हैं। निर्नुनासिक वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण केवल मुख से होता है, अर्थात केवल मुख से बोले जाने वर्णों को ही निर्नुनासिक के नाम से जाना जाता है।
और निम्नासिक की परिभाषा तो केवल ये है कि केवल मुख से उच्चारित होते हैं, लेकिन पहचाने कैसे? तो कहा जाता है आ से लगाकर आओ तक जितनी भी मात्राएं व्यंजनों या वर्णों में प्रयोग होती हैं वो सब निर्नुनासिक के अंतर्गत आती हैं। जैसे इधर उधर घर, इसमें सब आ से आओ तक या और लिखना है या मेरा लिखना है। एक आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं समझाने का। जैसे दो प्रकार से है लिखा जाता, एक है ये बहुवचन होता है, याद रखना। हिंदी में है का मतलब बहुवचन। जैसे लड़के गए हैं, है ये देखिए लग गया, अनुस्वार लग गया यहाँ पर, तो ये क्या है? निर्नुनासिक नहीं होगा। लेकिन एक है का प्रयोग होता है, ए की मात्रा केवल लगती, इसे एक वचन के नाम से जाना जाता है। अर्थात एक वचन है और ये है हो जाएगा तो कहाँ आ जाएगा? निर्नुनासिक में। बस यहीं पर हमको ध्यान करना। ये बस एक छोटी सी चीज है, छोटी से माइनर मिस्टेक यहाँ पर हम लोगों की हो जाती है कि इस है और इस है को हम पहचान नहीं पाते। तो निश्चित रूप से इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ इस टॉपिक को आप अच्छे समझ गए। पुनः एक बार न समझ आए तो फिर मैं आपको परिभाषित कर दे रहा हूँ कि अनुनासिक ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण नाक एवं मुंह से होता है, अर्थात दोनों जगहों से होता है, और ऐसे वर्णों को ही अनुनासिक वर्ण के नाम से जाना जाता है। जिन वर्णों में अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग होता है सर्वप्रथम, वही अनुनासिक वर्ण के नाम से जाने जाते हैं, और अनुनासिक वर्ण को पंचाक्षर के नाम से जाना जाता है। और यही पंचाक्षर जब अनुस्वार में लग जाते हैं और अनुस्वार में लग करके अनुनासिक वर्ण की रचना करते हैं। दांत, गांव, आंगन, ऊपर अर्धचंद्र बिंदु भी है और नीचे दांत, गांव, आंगन। अगर ये बिना मात्रा के हो, अर्थात इसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग न हो, केवल ऊपर अनुस्वार लगा हो, तो वह क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये अनुनासिक हो रहा है। वही अनुस्वार जिसका उच्चारण केवल नाक से सांस निकलती है, अंक, गंग, पंच, संगम इत्यादि शब्द हैं, वो सब क्या अनुस्वार की श्रेणी में आते हैं। निर्नुनासिक कौन है? यह केवल मुंह से बोले जाने वाले वर्ण है। जैसे इधर उधर घर, अर्थात कहा जाता है कि आ से आओ तक जितनी भी मात्राएं आती हैं, मात्राएं मतलब स्वर, जहां या जिस वर्ण में लगेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? निर्नुसारिक के नाम से जाने, अर्थात निर्नुनासिक के नाम से जाने जाते हैं। तो ये टॉपिक रहा अनुनासिक, अनुस्वार और निर्नुनासिक संबंधित। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आ रहे हैं, बहुत रोचक टॉपिक लेके आ रहे हैं, और वो टॉपिक जो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ वो टॉपिक है हिंदी साहित्य की उत्पत्ति, भाषा का विकास कैसे हुआ। इस विषय पे हम बात करेंगे। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है, यह टॉपिक सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट एग्जाम और यूपी टेट एग्जामों में और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको पढ़ाने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी का विकास, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई है, भाषा के स्वरूप क्या है, भाषा की क्या परिभाषा है, हिंदी भाषा किस अपभ्रंश से इसका मूल संबंध है, अपभ्रंशों के विषय में बताएंगे। उत्तर भारत से लगा करके पश्चिमोत्तर भारत तक के विषय में, बोलियों के विषय में आपके समझाओगे, और संसार भर से लगा करके संपूर्ण भारत की मुख्यतः बोलियों को भी मैं आपको भाषा के माध्यम से समझाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो का हमारा वेट करिए। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी भाषा की बोलियां और हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, यह सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो का आप वेट करिए। तब तक मित्रों धन्यवाद।